हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, आप बहुत ही प्यारा और एक ज़बरदस्त चैप्टर पढ़ रहे हो। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स में, जिसे हम हिंदी में इसे सांख्यिकी कहते हैं, ये जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक लेखपाल के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है। तो इस टॉपिक को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चीज़ों को क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, अगर ये सारी क्लास आपने शायद देख ली ना, तो आप किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हो। ठीक है, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। अभी हमने इसमें स्टैटिस्टिक्स में केवल मीन्स को पढ़ाया और मीन्स में भी कुछ चीजें अभी बाकी हैं, उनको आज हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, माध्य को फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। इसी तरीके से सारी चीजें हम यहाँ क्लियर कराएंगे आपको। ठीक है, हम आपको जल्दी कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको ये कंटेंट हम प्रोवाइड करा दें, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्लास 1 का रिकैप कर लेते हैं एक बार क्विकली, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जिससे और अच्छे से चीजें क्लियर होने लग जाए। ठीक है, आइएगा समझिएगा। सबसे पहले आप रिकैप करिए चीजों को। हमने पढ़ाया आपको मीन। ठीक है, मीन के बारे में बताया, जिसे आप हिंदी में माध्य कहते हो। क्या कहते हो? माध्य। ओके, हमने आपको बताया कि माध्य डिफरेंट तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ही आप माध्य निकालोगे। कैसे? आइए समझने की कोशिश करिए। अगर सपोज दैट आपके सामने रेंडमली अगर डेटा दे दिया जाता है, रेंडमली अचानक कोई ऐसा डेटा दिया जा रहा है, मान लो जैसे हमने यहाँ लिख दिया 2, 4, 6, 8 और 10। आप बताइए इसका माध्य क्या होगा? तो आप कैसे निकालोगे? सारे डेटा को ऐड करोगे और ऐड करने के बाद ये देखोगे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, तो आइए एक बार समझने की कोशिश करिएगा। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना हुआ? 30। अच्छा, कितने टर्म है यहाँ पर? 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म है, तो 5 छक्के 30। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन गया? 6। ठीक है, अगर आपके सामने रेंडमली डेटा इस प्रकार का है और आप उसका क्या निकालना चाह रहे हैं? मीन्स निकालना चाह रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके से निकालोगे। कहने का मतलब ये आया, सम ऑफ ये पूरे सारे नंबर। ठीक है, इनका सम करने के बाद, इन सारे नंबरों का सम करने के बाद फिर आप क्या करोगे? उसके बाद आप एन करोगे, कितने टर्म है। ओके, यानी कि सबका सम करोगे और सम करने के बाद नंबर ऑफ टर्म यानी एन मान लो। ठीक है, ये क्या निकल के आता है? मीन्स निकल के। मीन्स को किससे दर्शाते हो? एक्स ऊपर बार से। ओके, ये डेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। और आगे की तरफ बढ़िए। अगर इस तरीके से रेंडमली इस तरीके से डेटा अगर नहीं दिया जाता है, अगर ये डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाता है, आवृत्ति के साथ दिया जाता है, तब सवाल को कैसे बनाओगे? आइए समझने की कोशिश करिए मेरे साथ। देखो, अगर ये डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाएगा, तब आपके क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाएगा। आइए समझने की कोशिश करिए। आप मीन्स ही निकालोगे। जैसे अगर रेंडमली डेटा हम कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी एफ, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब ये हुआ, जैसे हम अभी यहां लिख रहे हैं, जैसे यहां लिख दे रहे हैं 2 3 5 4 7। ओके, ये हमने आपके सामने डेटा लिख दिया और यहां लिख दिया ये 2 1 0 5 और 1। ये हमने आपके सामने ये भी डेटा लिख दिया। ठीक है, आप 0 नहीं लिख के कुछ भी नंबर लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो लो, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपके सामने ये रेंडमली कोई डेटा है और ये आपके सामने कोई फ्रीक्वेंसी है, तब आप माध्य कैसे निकालोगे? ठीक है, तब आप सिग्मा एक्स के ऊपर बार यानी कि मीन्स माध्य कैसे निकालोगे? आइए समझने की कोशिश करिएगा। तब हम क्या करेंगे? ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि ये जो दो डेटा है, दो, ये कितने बार आया? 2 बार आया। ये 3 जो है कितने बार आया? 1 बार आया। ये 5 कितने बार आया? ये 3 बार आया। ये 4 कितने बार आया? ये 5 बार आया। 7 कितने बार आया? 1 बार आया। इतनी बातें आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे इसका मीन्स? आइए समझने की कोशिश करिएगा। आप क्या करोगे? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके यहां लिख दोगे एफ एक्स। ठीक है, तभी हमने इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखाया था कि सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 4 पंजे 20, 7 एकम 7,
अब सभी डेटा को आप ऐड करिएगा, क्योंकि यहाँ जो सिंबल लगा हुआ है सम ऑफ एफेक्ट्स है, इसका मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो। जैसे ही आपने ऐड किया तो 7 5 12, देखो 7 7 14, देखो यहां से देखो 4 और 3 7, 7 5 12, 12 7 कितना हुआ 19, 9 हो गया, एक कैरी हो गया, 3 और 1 4, कितना आ गया 49। तो यहां लिख दो आप 49, यहां सम ऑफ एफेक्ट्स की जगह पे क्या लिख दो 49 बटे, आपको फ्रीक्वेंसी का ऐड करना पड़ेगा, ये एफ निकल के आएगा। 2 और 1 3 और 3 6, 6 और 6 कितना हुआ बताइए 12, यहाँ कितना निकल के आ गया 12, देख लो एक बार, 6 3 9, 9 3 कितना हुआ 12। तो अब क्या करोगे, इसमें 12 से भाग कर दोगे, यही क्या निकल के आ जाएगा आपका मीन्स निकल के आ जाएगा। तो दो तरीके से आपने समझ लिया कि मीन्स कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। अगर कोई रेंडमली इस तरीके से डेटा दिया जाता है, किस किस फॉर्मेट में डेटा दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सवाल का आंसर करना होता है। अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाएगा डेटा तो कुछ इस प्रकार से आप निकालोगे, ओके। और आगे की तरफ बढ़िए, एक और स्टेप हमने आपको उस दिन क्लास में क्लियर कराया था, वो भी आप जल्दी से समझ लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि आपको इस क्लास का पूरा सारांश भी मिल जाए और चीजें और अच्छे से डेवलप हो पाए, इसलिए हम चीजों को रिकैप करा रहे हैं। आइए, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको हमने क्लास इंटरवल दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया, ठीक है, यहाँ क्या दे दिया वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दे दिया, वर्ग अंतराल दे दिया, और यहाँ पर आपके सामने हमने फ्रीक्वेंसी भी दे दी, आवृत्ति भी दे दी। अब बताइए आप हमें कैसे बताओगे, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, हमने यहाँ पे लिख दिया है सिग्मा की एफ फ्रीक्वेंसी की जगह हमने लिख दिया 2, यहाँ पे हमने लिख दिया 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 1, ओके। अब जरा समझने की कोशिश करना, अब यहाँ आप क्या निकालोगे, सबसे पहले वर्ग अंतराल से आप क्या निकालोगे, मिड वैल्यू निकालोगे, मध्यमान निकालोगे। तो आइए मध्यमान कैसे निकालोगे, एक्स आई होता है मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए इन दोनों ही डेटा को वर्ग अंतराल अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 करना होगा। तो 10 का आधा कितना होगा 5, फिर देखो 20 और 10 30 होगा, 30 का आधा कितना होगा 15, फिर आप देखिए यहाँ देखिए 30 और 20 कितना हुआ 50 का आधा कितना हुआ 25। अब आपको यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स का क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप कैसे करोगे, यहाँ एफ एक्स का मल्टीप्लाई करके लिखोगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 15 तिया 45, 25 एकम 25, आप सभी डेटा को ऐड करोगे। अब जरा देखो कितना हो गया 50 और 20 कितना हुआ 70, 70 और 10 कितना हुआ 80। अब फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, 3 और 1 4, 4 और 2 कितनी हो गई 6। तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखोगे 80 बटे, मीन्स कैसे निकालोगे 80 बटे 6, 6 एकम 6, ठीक है। अगर आप यहाँ से काटना चाह रहे हो तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, सॉरी 2 बटे 3, मतलब ये हुआ यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 और 6, तो 2 तिया 6 1 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के जवाब कर पाओगे। तीनों तरीके से आपने सवाल को समझ लिया कि आखिर हम किस किस तरीके से माध्य निकालना जानते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एक टाइप आता है तो आप जरूर बना पाएंगे, और ये आप विश्वास रखिए इस तीनों में से एक आपको जरूर 110% पूछा जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से एक आपको 110% पूछा जाएगा, तो ये आना एकदम तय है, आप ऐसे मान के चलिए। तो इसलिए आप चीजों को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आज हम कुछ और चीजें बताएंगे। आज हम मानक विचलन के बारे में बताएंगे, वेरिएंस के बारे में बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे, सवालों को भी यहाँ कराना आपको सिखाएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले आप जानेंगे आज किसके बारे में, वेरिएंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में प्रसरण कहते हैं। आप किसके बारे में जानेंगे, वेरिएंस के बारे में। वेरिएंस जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसरण, ठीक है, प्रसरण। इसे आप डेनोट किससे करते हो, इसे आप डेनोट करते हो सिग्मा स्क्वायर से, ओके। किससे डेनोट करते हो, सिग्मा स्क्वायर से। अब दूसरी बात क्या यहां निकल के आती है, दूसरी बात यहां निकल के आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, मानक विचलन, मानक विचलन, ठीक है। अब जरा समझ लीजिए एक बार, मानक विचलन जिसे हम शॉर्ट में एफडी करके भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको किससे आप डेनोट करते हो, ये होता है आपका सिग्मा, ओके। आई होप इतनी बातें अगर आपको क्लियर होने लग रही हैं तो आप आगे की तरफ बढ़िएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करिएगा। देखो, इनके निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू
सम ऑफ कोई डेटा, x क्या है, कोई डेटा है, कोई आपके सामने कोई एक डेटा तो दिया जाएगा। देखो यहाँ स्टैटिस्टिक्स में आपको डेटा का कलेक्शन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ओके, ठीक उसी तरीके से मान लो x क्या होगा, एक डेटा दिया जाएगा आपको, उस डेटा में और माध्य में अंतर देखना है और स्क्वायर करके अपॉन में क्या कर देना, n, कितने नंबर ऑफ टर्म है। ओके, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से सिग्मा स्क्वायर मिल जाएगा और फिर क्या करना है, यहीं से आप सिग्मा निकालना। एक ही मात्र फॉर्मूला होता है इसका, बहुत बारीकी से इसको क्लियर कर लो आप। हमने क्या बताया, यहाँ x क्या है, यहाँ x कोई डेटा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ x के ऊपर वार ये क्या है, ये आपका मीन है, माध्य है, मीन है, क्या है, माध्य है। अच्छा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि पदों की संख्या है। ओके, इतनी बात आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक एग्जांपल के माध्यम से हम चीजों को क्लियर कराते हैं। देखते हैं बोर्ड में साइड में अगर जगह होती है तो वहीं एग्जांपल करा देंगे आपको, ठीक है। आइए हम इधर कोशिश कर रहे हैं यहाँ आपको एग्जाम्पल सिखाने की, जिससे आपके सामने पूरी चीजें भी हों, उसके साथ साथ आप एग्जाम्पल को भी समझ पाए। आइए हम समझा रहे हैं आपको एग्जाम्पल एक। मान लीजिए एग्जाम्पल ये है कि आपके सामने कोई रेंडमली डेटा दिया हुआ है, वो कितना है, मान लो x दिया हुआ है, x कितना दिया जा रहा है, 5, 10, 5, 10 और 25 और 20 हमने ये मान लिया डेटा। आपके सामने ये डेटा है, मान लो 5, 10, 25 और 20। आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका प्रसरण भी निकालना है और इसका मानक विचलन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। आइए एक बार समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप इसका मीन्स निकालोगे। तो मीन निकालने के लिए मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई रेंडमली डेटा आपके सामने आ जाए तो उस डेटा को सबसे पहले ऐड करिएगा। तो जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो 5 और 25 कितना हुआ, 30, 10, 40, 40 और 20 कितना हुआ, 60, 60 हुआ, डिवाइड बाई कितना है, 4। अगर हम 4 से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 आ गया, ठीक है। यानी कि माध्य यहां से कितना निकल के आया, 15 आ गया। एक्स बार की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 15। एक्स बार की वैल्यू अगर 15 आ गई तो आपको अब क्या निकालना है, अब आपको डायरेक्ट निकालना है किसका मान, अब आप डायरेक्ट सिग्मा स्क्वायर निकाल सकते हो। वो कैसे, आइए मेरे दोस्त, हम ये कह रहे हैं कि ये आपके सामने क्या है, ये एक्स बार है और आपको अंतर किस किस में देख के स्क्वायर करना है, एक्स में और एक्स बार में आपको अंतर देखना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। तो आइए यहां समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप कुछ इस तरीके से सिग्मा स्क्वायर निकालना चाहते हो तो आप कैसे निकालोगे, सभी का ऐड करना है। फिर देखो 15 में और 5 में कितने का अंतर है, यहां आप देख पा रहे 10 का अंतर है। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। आगे बढ़ जाओ, प्लस का सिंबल लगाओ। प्लस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं आप, क्योंकि ये जो सिंबल है वो सम को दर्शाता है, एडिशन को ही दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, एडिशन को दर्शाता है। ओके, तो आइए यहां हमने ऐड कर लिया। अगर हम यहां देखेंगे 15 और 10 में कितने का अंतर है, आप बताइएगा जल्दी से। 5 का अंतर है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब देखो जरा 15 और 25 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, कितना हो जाएगा, 100। आगे बढ़ जाओ, 15 और 20 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो 25 हो जाएगा। ओके, अब जरा एक बात बताओ, बटे में क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जरा देखो, 50 और 200, यानी कि 250 बटे 4। अगर हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं, ये क्या निकल के आ गया, ये आपके सामने प्रसरण निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, प्रसरण, वेरिएंस आ गया आपके सामने भाई। जब आपके सामने वेरिएंस आ गया तो आप सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत आसान तरीके से बता सकते हो। कैसे, आइए मेरे दोस्त, आप कैसे बताओगे, आप इसका स्क्वायर रूट ले लो। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 5 पंचे 25, यानी कि 5 रूट 10 अपॉन 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, जी बिल्कुल आएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD। ओके, आई होप इतनी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही है, ठीक है। कहीं कट तो नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से विजुअल हो रही होंगी, ठीक है। चलिए और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगले चीजों की तरफ जरा फोकस करिए। अगर आपने इतनी बातें समझ ली बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। आपने क्या सीखा अभी, आपने वेरिएंस के बारे में जाना, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जाना, कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को निकालते हैं, ये चीज आपने बड़ी बारीकी से समझ ली। हम क्या करते हैं, हम वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से दर्शाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू मीन्स, जो डेटा दिया जाता है, जो डेटा हमें दिया जा रहा है, और मीन्स
के बीच का अंतर करके अगर स्क्वायर करके डिवाइड बाई अगर नंबर ऑफ टर्म कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें वेरिएंस मिल जाता है। और वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बस स्क्वायर ही तो हटाना है। आई होप इतनी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। अब हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और चीजें क्या सीखते हैं। अब हम जानेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। अब किसके बारे में जानेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, वो सॉरी वेरिएंस। आइए अब हम जान रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्या जान रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि प्रसरण गुणांक के बारे में। आइए प्रसरण गुणांक को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। आप कैसे निकालोगे प्रसरण गुणांक? प्रसरण गुणांक को निकालने के लिए आप क्या तरीका लगाओगे, आप लगाओगे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन यानी कि मानक विचलन अपॉन मीन माध्य इनटू क्या करोगे 100। यही आपके तरीके से सारे प्रसरण गुणांक निकल जाएंगे। हमने ये क्या बताया, ये हमने बताया मानक विचलन अपॉन माध्य इनटू 100। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल बन जाएगा क्या, फॉर्मूला। आपको यहां से बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होने लग रही होंगी। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस वेरिएंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक बात बताओ हमें, आपने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है क्या, कि अभी आपने एक डेटा को निकाला था जिसमें सिग्मा भी था, सिग्मा स्क्वायर भी था। ठीक है, अच्छा सिग्मा क्या था, सिग्मा आपका क्या था बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आया था, मेरे ख्याल से 5√10 था, अपॉन में 2 था, यही तो था। और मीन कितना निकल के आया था, माध्य, आप बताइएगा जल्दी से, माध्य मेरे ख्याल से 15 था। इनटू क्या करना पड़ेगा आपको 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या डेटा निकल के आएगा, जल्दी से बताइएगा। यहां से आप देखोगे तो 5 × 15, ठीक है, और यहां से देखोगे तो 50, यहां निकल के क्या आ जाएगा 50√3, वो सॉरी 50√10, 50√10 अपॉन 3, 50√10 अपॉन 3। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं सवालों की दुनिया में। ठीक है, इतनी चीजें आपने सीख ली हैं। देखिए हमने माध्य की सारी चीजों को क्लियर कराया, अब हम करेंगे सवाल और जवाब। ठीक है, इससे पहले आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी होंगी, जिससे आपको सवाल करते समय दिक्कत का सामना न करना पड़े। हमने जितना यहाँ डेटा करा दिया है माध्य का, यही टोटल डेटा होता है, पूरा आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपने इतनी चीजों को क्लियर कर लिया तो शायद क्वेश्चन बाहर से आने की कोई पूरी संभावना है ही नहीं किसी तरीके से, यहीं से सवाल बन जाएगा और बनेगा भी यहीं से, यही होते ही, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो आप बताइए सवाल कैसे अलग से बनेगा? बस ये हो सकता है कि वो लैंग्वेज में आपको घुमाए और आप उस लैंग्वेज को न समझ पाए, तो उसको समझने के लिए आपको इन चीजों को बारीकी से एनालिसिस करके वो समझना होगा, जिससे कि वहां आप फंसे नहीं। ठीक है, आइए अब हम सवालों की दुनिया में आपको ले चल रहे हैं और करेंगे आप बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक है, एक बहुत छोटे सवाल से हम शुरुआत करेंगे और टॉप लेवल तक के सारे सवाल यहाँ कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए चलिए हम सवाल कर रहे हैं, अब अच्छे अच्छे सवालों को करेंगे हम। जरा देखिएगा सवाल क्या है, पहला सवाल देख लीजिए आप, पहले सवाल को देखिएगा। सवाल ऐसे है आपके सामने। ठीक है, सवाल क्या है जरा देखो आप। सवाल पहला आपके सामने कुछ ऐसा है, 88, 128, 23, 75, 250 सॉरी 252, 94। आपको इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन, माध्य निकालना है। तो आप जल्दी से इस सवाल का आंसर करके हमें बताइएगा एक्स बार क्या होगा इसका। आप जल्दी से बताइएगा इसका एक्स बार क्या होगा। तो आप यहां से इस क्वेश्चन को देखते आपको चीजें क्लियर होने लग रही होंगी कि कैसे बनाओगे इस सवाल को। आइए देखो, हमने कहा था कि अगर आपके सामने ऐसे रेंडमली कोई डेटा हो तो आप सब उस डेटा को ऐड कर देना, डिवाइड बाई क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आइए हम सभी डेटा को ऐड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
4 और 2 6, 6 5 11, 11 3 कितना हुआ 14, 14 14 6 20, 20 और 2 22, 22 8 कितना हुआ बताइएगा जल्दी से 30। ठीक है, अब यहाँ 3 कैरी हो गया। अब देखो 9 5 कितना हुआ 14, 14 और 7 कितना हुआ 21, 22 23, 24 25, 25 5 3 और 25 5 30 और 30 और 3 23, 23 और 3 कितना हो गया बताइए जल्दी से 26, 2 कैरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हुआ, ओ सॉरी एक सेकंड ना, 2 और 2 वो कितना था 2 और 1 3, कितना कैरी किया था हमने 23 किया था, तो 5 आना चाहिए, बट यहाँ 5 नहीं आएगा। एक सेकंड रुकना जरा, हम एक बार फिर से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जरा देखिएगा 4 और 2 6, 6 11 14, 14 और 6 कितना हुआ 20 और 2 22, 22 8 30, तो 3 कैरी हो गया। अब जरा आगे बढ़िएगा 9 5 कितना हुआ 14, 14 और 7 कितना हुआ 21, 22 23, 24 25, 25 और 5 कितना हुआ 30 और 3 33, 34 35 36, 3 कैरी था। ठीक है, और जब 3 कैरी होगा तो 2 और 1 3 और 3 कितना होगा 6, तो यानी कि सभी का सम कितना निकल के आया 660। अब नंबर ऑफ टर्म करना है, यानी कि अगर कोई रेंडमली डेटा दिया जाता है तो हम कैसे निकालते हैं एक्स बार को, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। तो 660 बटे क्या करोगे 1 2 3 4 5 6, अगर यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 110। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 110 क्या है एक्स बार मीन है। ओके, इतनी बात आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होगी। चलिए हम अगले सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं। इस सवाल को बड़ी बारीकी से समझिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले सवाल का करेंगे आप जवाब। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ जरा फोकस करिए, बड़ा ही प्यारा सवाल अगला वाला भी है। ठीक है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से चीजों को स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, अगले सवाल में कुछ इस तरीके का डेटा दिया गया है कि 12, 8, x, 12, 28 का माध्य यानी कि मीन 13 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखो यहां सवाल में ये बोला जा रहा है कि अगर ये डेटा है मेरे सामने और इसका माध्य हमें दे दिया गया है कितना, इसका माध्य हमें 13 दे दिया, इसका माध्य कितना दे दिया गया 13, तो आपको ये बताना होगा कि आप x का मान यहाँ पे क्या रखोगे, यानी कि यहाँ पर x का मान आखिर क्या होगा। तो आइए एक बार सब लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो जरा देखिएगा यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ कितना हुआ 12 8 20 20 और यहाँ कितना हो गया जरा देखिएगा 30 और 10 40, 40 और 20 कितना हुआ 60, तो 60 प्लस x, इस सबका अगर हम सम करें, अगर ये डेटा कुछ इस तरीके का दिया जाता है बिना फ्रीक्वेंसी के बिना आवृत्ति के अगर कोई डेटा दिया जाता है तो आप कैसे निकालने की कोशिश करेंगे। आप यहां समझ पा रहे होंगे कि हम क्या करते हैं, सभी का एडिशन करते हैं और नंबर ऑफ टर्म करते हैं। अब लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे दिया, माध्य दे दिया, माध्य कितना है 13, तो आप कैसे निकालोगे जब हमें माध्य दे दिया। अच्छा ये जो 13 माध्य दिया गया है वो कितने डेटा का माध्य है, 1 2 3 4 5, 5 का है, इसका मतलब 13 पंजे 65 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जहां x लिखा हुआ है वहां क्या होना चाहिए था, वहां होना चाहिए था कितना बताइएगा, वहां होना चाहिए था 5। ओके, तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां बन गया कितना 5। आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। अब आगे की तरफ बढ़िए, हर टाइप का यहाँ सवाल कराएंगे हम आपको, जिससे कि आपको दिक्कत भी ना हो और आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लग जाए। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की तरफ जरा हम मूव कर रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है आखिर, वो उस सवाल को बड़ी बारीकी से करने की कोशिश करना। अच्छा सवाल दे रहे हैं अगला, देखो 3, 5, 7, 10, 13, x, 0, 8 का माध्य 13 है, का माध्य 13 है तो 3x हुआ, x प्लस 7 का माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें।
ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल बन गया आपके लिए। इस सवाल को देखिएगा जरा, इस सवाल का नजारा समझिएगा कि आप लोग इस सवाल को कैसे करोगे। ठीक है, तो जरा आइए हम एक बार समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिएगा, यहाँ हमें सबसे पहले तो x का मान चाहिए होगा। अगर हमें x पता चल गया तो हम चीजें और आसान कर लेंगे। कैसे, आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हम पूरा प्रोसेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सभी डेटा का सम करते हैं। अगर हम सभी डेटा का यहाँ सम कर दें तो हमें क्या पता चल रहा है, आइए समझ रहे हैं हम। 8 और 7 15, 15 10 कितना हुआ 25, 25 और 3 कितना हुआ 28, 10 38, 38 और जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 38 और 8 कितना हुआ 38, 8 46 हो गया। 38 8 कितना हुआ 46। ठीक है, अब इसमें क्या हम जोड़ रहे हैं, x। 38 8 46 प्लस x। अब बराबर माध्य कितना दिया गया है 13, बट ये 13 तो नहीं होगा। कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं का माध्य 13 है। तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, आप ही बताइएगा। 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 13 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 अट्ठे 104। अगर आप यहां से डेटा निकालोगे तो x का मान हमें पता चल जाएगा। x का मान जब हमें पता चलेगा यहां से तो कितना आ जाएगा 104 माइनस क्या करोगे आप 46। ठीक है, तो यहाँ कितना निकल के आ रहा है बताइएगा, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, और अगर आप 9 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 5, तो 58 आ गया आपके सामने। ठीक है, 58 ही तो आएगा। 14 में से देखो, यहाँ से 14 में से 6 गया 8, अब यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, और जब 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है, 3x बट x प्लस 7 का माध्य बताइएगा। और कुछ सवाल में दिया होना चाहिए, एक सेकंड रुकिएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इतना ही दिया जा रहा है, बिल्कुल इतना ही से दिया जा रहा है सवाल। ठीक है, इतना ही सा सवाल है मात्र, आप बहुत प्यारे तरीके से निकालेंगे, कहीं कोई चीज स्किप नहीं है इसमें। अब आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ, अच्छा ये दिया गया देखो 3x, इसको देखिएगा। अगर आप देखोगे x का मान इतना है तो 3x का मान कितना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है 3x हुआ, x प्लस 7 का माध्य बताओ। तो जरा एक बात बताओ, 3x प्लस x प्लस 7 डिवाइड बाई 2 ही तो करोगे, क्योंकि 2 ही टर्म तो है। ठीक है, ये तो ऐड है, ऐड करने के बाद एक ही टर्म तो बचेगा। जी बिल्कुल बचेगा। तो आप यहाँ देखिएगा 58 3 कितना होगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17 प्लस। अब जरा देखो 58 और 2 60, 60 और 5 कितना हो जाएगा 65। ठीक है, देखो अगर आप इसमें 7 जोड़ोगे तो 65 बन जाएगा। अब इस सबको क्या कर दोगे, ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 16 17। ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 और 5 कितना हुआ 9 हुआ, 6 6 12 और 1 13। ठीक है, 6 6 12 और 1 13, एक का यहाँ कितना आ जाएगा 2। अगर यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, 119.5 करके आएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यही बन जाएगा। ठीक है, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही होंगी। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सवाल था, ऐसे सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक और सवाल कराते हैं जो अच्छा सवाल है आपके लिए। आइए हम अगले सवाल की तरफ फोकस करेंगे और एक बढ़िया सवाल करेंगे। देखो इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं माध्य में, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टैटिस्टिक्स को बहुत प्यारे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आइए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सवाल लिखिए, 8 संख्याओं का माध्य x है। 8 संख्याओं का माध्य कितना है, का माध्य x है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि ईच नंबर यानी कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ठीक है, जोड़ दिया जाए और 2x बराबर 36 है हो तो नया माध्य ज्ञात करें। नया माध्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए, इस सवाल को करने की कोशिश करिएगा। 8 संख्याओं का माध्य x दे दिया है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और 2x बराबर 36 हो तो नया माध्य आपको बताना होगा। ठीक है, तो नया माध्य आपको क्या करना होगा, बताना होगा। तो आइए जल्दी से कोशिश करिए इस सवाल को, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें दिख रही होंगी। ठीक है,
चलिए इस सवाल की तरफ अगर हम मूव करें तो सवाल देखो क्या कह रहा है, इसकी कहानी को समझिएगा। 8 संख्याओं का माध्य x दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा 8 संख्याओं का माध्य अगर x है, आगे क्या बोल दिया, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और 2x बराबर 36 के है, तो यहाँ से x का मान तो आप बहुत इजीली निकाल पा रहे होंगे। आइए यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 18। अब जरा एक बात बताओ, जब 18 है 8 संख्याओं का माध्य, आपसे बोला जा रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाएगा तो 3 ही माध्य और बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब जो नया माध्य होगा वो कितना बन जाएगा, 18 प्लस 3 बराबर कितना बनेगा, 21। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही शॉर्ट मेथड से हमने चीजों को क्लियर कराया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तो आपने बड़ी बड़ी बारीकी से चीजों को समझना स्टार्ट किया है, अभी हम सारी चीजों को जब कवर करा देंगे तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान लगने लगेगा। और वाकई में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत आसान है, बट पढ़ा नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट है नहीं। ये एक थ्योरी बेस्ड सवाल है, अगर आपने चीजों को समझ लिया एक बार तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और इसमें यह भी है, ज्यादा डेटा का कैलकुलेशन है ना, इतना हैवी नहीं जाता है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से डेटा का आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बट आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो दिल से लाइक भी करें, ठीक है। और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये कंटेंट जो हमारे हैं ये सभी बच्चों को मिल पाए। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगली क्लास में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी और अच्छी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।